हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जेई मेंस 2025 आने वाला है फर्स्ट शिफ्ट। और आप सभी को पता होगा कि पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज है इस बार। 20 सिंगल क्रेडिट के साथ 5 ही न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है। तो जब मैं पीवाईक्यू सारे देख रहा था तो मैंने उसमें देखा था कि 2019 तक जो पैटर्न था उसके अंदर हमारे पास 30 क्वेश्चंस आते थे जो सिंगल करेक्ट होते थे। और 2020 में पहली बार ऐसा हुआ था कि 20 सिंगल करेक्ट के साथ 5 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आए थे। बट 2021 ऑनवर्ड्स, क्योंकि फिर कोविड के बाद वाला टाइम आ गया था, तो उन्होंने ऐसा ऑप्शन कर दिया था कि 20 सिंगल 10 न्यूमेरिकल देंगे, उसमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, जो 21 से 4 तक चला था। अब 2025 का पैटर्न एग्जैक्टली 2020 जैसा है। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली उसी तरह का लेवल रहेगा या एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस उसी टाइप के रहेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट 1 वीक है उसमें अपन इस चैनल पर 2020 के जितने भी शिफ्ट्स के अपन क्वेश्चंस कर पाए, तो हो सकता है कि वो हमारे लिए 2025 के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इस वीडियो ऑनवर्ड्स जो भी हमारे नेक्स्ट कुछ वीडियोस होंगे उसमें हम 2020 की शिफ्ट्स का थोड़ा सा एनालिसिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप चाहो तो साथ साथ क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो वीडियो के, और वीडियो पॉज करके आप भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी ये वीडियो के अंदर अपन ने पेपर लिए, मैंने तो 2020 के पेपर्स हैं, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ये पेपर मैथोंगो की साइट से डाउनलोड किए हैं। तो वहां पर आई थिंक सारे ही मेंस के जितने भी शिफ्ट्स हैं उनमें सभी के पेपर है ना। तो आप उनकी वेबसाइट से या किसी और भी वेबसाइट से कर सकते हो। तो इसमें 2024 से लेकर के आपको 20 आई थिंक पूरा 2002 तक सब मिल जाएंगे। और इसमें से हम 2020 वाले भी देखेंगे। वैसे टोटल 2020 के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 10+6 टोटल 16 शिफ्ट्स थी। तो अभी जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ आपको वो 2 सितंबर शिफ्ट 1 वाला पेपर है ना। तो फटाफट से अपन एक बार पेपर पर आ जाते हैं और देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। मैथ्स स्पेसिफिक बात करेंगे। तो पहला सवाल जो आप देख सकते हो ये सीधा सीधा न्यूटन फॉर्मूला का सवाल है। तो आपने पढ़ा है न्यूटन फॉर्मूला, तो आप S6 S5 S4 पे सीधा लगा सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 5S6 प्लस 6S5 माइनस 2 टाइम्स S4 बराबर 0। कोफिशिएंट वही रहते हैं, बस यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में SN लिख देते हैं। जिनको नहीं पता, चैनल पर वीडियो है बहुत ही अच्छा सा, जरूर विजिट करें और देखें। तो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट वाला जो सवाल हमें दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है और यूलर फॉर्म का है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आप साइन और कॉस को कन्वर्ट कर दो। पहले तो साइन 2 पाई बाई 9 को कॉस में बदल दो। तो 90 में से आप अगर हटाओगे पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 करके, तो ये आ जाएगा कॉस में 5 पाई बाई 18। और सेम चीज कॉस में करोगे तो ये कॉस वाला जो पार्ट है ये साइन में बन जाएगा। तो रीजन ये इसलिए लिख रहा हूं, अगर आप 5 पाई बाई 18 को थोड़ी देर के लिए चाहो तो थीटा मान लो, तो रीजन इसको लिखने का ये है ताकि ऊपर बन जाए 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नीचे इसका कॉन्जुगेट ही है तो उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो हाफ एंगल से 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और आयोटा के साथ जो साइन थीटा है ये आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब एडवांटेज ये है इसको ऐसे सॉल्व करने का कि 2 cos थीटा बाई 2 तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे 2 cos थीटा बाई 2 को कॉमन निकाल लें तो पीछे बचेगा cos थीटा बाई 2 और आयोटा साइन थीटा बाई 2, जिसको अपन e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। नीचे इसका कॉन्जुगेट ही है बेटा, तो 2 cos थीटा बाई 2 तो चेंज नहीं होगा। और जो e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 था ये e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो ये कट हो जाएगा मैग्नीट्यूड और ये डिवाइड होकर e की पावर आयोटा थीटा बन जाएगा। और इस पे क्यूब लगा हुआ है तो ये सिंपल सा e की पावर आयोटा 3 थीटा हो जाएगा। थीटा हमारा 5 पाई बाई 18 था जो पाई बाई 2 में से 2 पाई बाई 9 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेने पर आया था। अब आप यहाँ पे थीटा की जगह 5 पाई बाई 18 रखोगे तो ये बन जाएगा e की पावर आयोटा 5 पाई बाई 6। e की पावर आयोटा 5 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हो cos 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। तो यूलर फॉर्म का सवाल है और कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं अपन 11th क्लास के अंदर, और यूलर फॉर्म इंपॉर्टेंट है। 53 जो नेक्स्ट हमें दिख रहा है इस पे आते हैं। तो इसमें सीक्वेंस सीरीज का सवाल आ गया। बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, है ना। तो जीपी के बारे में आई थिंक अपन सब जानते हैं। तो जीपी की बात कर रहा है और जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स की बात कर रहा है। वो एस है और उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, 27 के बराबर दे रखा है ना। तो अपन इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लो ए है, फिर हम ले लेते हैं ए आर, और फिर अपन ले लेते हैं ए आर स्क्वायर।
तो ये सम हो गया। अब इसके अंदर आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो ना। प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अपन ए आर स्क्वायर नहीं लेकर ए बाय आर ले लेते हैं एक टर्म, एक ले लेते हैं ए और एक ले लेते हैं ए आर, तो इन सब का सम एस हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट के लिए अपन इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर वाला पार्ट कट जाएगा, तो सिंपल सा प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, ए क्यूब के बराबर। और ए क्यूब 27 हो गया अपना। तो अब बोल रहा है कि एस की रेंज बताओ। तो अब इसमें ना सिर्फ जीपी का कंसेप्ट आ जाएगा बल्कि आपका एएमजीएम का भी कंसेप्ट आ जाएगा बेटा, क्योंकि ए 3 है तो आप 3 कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लोगे तो पीछे बचेगा 1 बाय आर, आर और 1। तो अब एएमजीएम में क्या है, अगर आर पॉजिटिव हुआ तब तो ये 2 या 2 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो उसके केस के अंदर ये 3 3 9, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 9 से इंफिनिटी चला जाएगा। और अगर आर नेगेटिव हुआ बेटा तो उसके केस में इसकी वैल्यू मैक्सिमम -2 आ जाएगी, है ना। एएमजीएम में पॉजिटिव है तो एएमजीएम से बड़ा है, टर्म्स नेगेटिव है तो एएमजीएम से छोटा हो जाएगा। तो या तो ये 2 से बड़ा है या फिर ये -2 से छोटा है। अगर -2 से छोटा होगा तो 1 ऐड करेंगे, -2 में 1 ऐड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस केस में ये माइनस इंफिनिटी से -3 आ जाएगा। तो इसमें जीपी भी आ गई उसकी प्रॉपर्टी के साथ, एएमजीएम भी आ गया। तो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स के बाद अगला सवाल सीक्वेंस सीरीज से आया था हमारे पास। 54 भी सीक्वेंस सीरीज का है, बट ये अच्छा सवाल है तो इस पे मैं एक स्टार लगा देता हूँ। कुछ अच्छे सवाल भी हैं 2020 के अंदर, है ना, लॉजिकल सवाल भी आते थे। अभी लास्ट कुछ सालों में लेंदी साइड बहुत ज्यादा चले गए, पहले लेंदी इतने नहीं होते थे, बीच बीच में आसान के साथ कुछ लॉजिकल मिल जाया करते थे। तो अब डायरेक्ट अपन इसका सम नहीं निकाल सकते, इसकी ट्रिक ये है कि आप x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जैसे x प्लस वाई है, तो आप इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। फिर इधर अगर आप x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी बन जाएगी ऐसा, और इसमें भी नीचे x माइनस वाई आ जाएगा। फिर इसको भी आप x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 4। तो अब होगा क्या, x माइनस वाई तो नीचे सब में कॉमन आ जाएगा, ऊपर बेटा दो जीपी बन जाएगी, एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाली इनफाइनाइट जीपी, है ना, उसका सम निकाल लेंगे a अपॉन 1 माइनस आर से। फिर माइनस में वाई स्क्वायर के साथ 1 माइनस वाई वाली इनफाइनाइट जीपी, और नीचे आपके पास x माइनस वाई पड़ा रहेगा। अब आपको यहाँ एलसीएम लेना है, फैक्टर जब आप करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर नीचे x माइनस वाई कट जाएगा, और फिर आपका जो आंसर आएगा उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई के साथ न्यूमरेटर में दूसरे टर्म्स आएंगे, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली फिर अगेन, तो ये सीक्वेंस सीरीज का ही क्या हो गया हमारे पास, रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो 53 भी सीक्वेंस का सवाल हो गया, और साथ साथ 54 भी किसका सवाल हो गया, सीक्वेंस का। 55 पे आते हैं तो अभी तक तो 11th के ही सवाल दिख रहे हैं अपन को। 55 के अंदर बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है, और साथ में थोड़ी सी सीक्वेंस सीरीज एएमजीएम लगने वाली, तो दो सवालों में एएमजीएम लग गया। और टर्म्स पॉजिटिव है, यहाँ से हिंट पकड़ लेते हैं अपन, है ना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए क्या करते हैं अपन, जनरल टर्म लिखते हैं। तो बाइनोमियल का जनरल टर्म, अच्छा ये सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पेपर में अपन वॉक थ्रू कर रहे हैं, पर आपको पॉज करके ये सवाल खुद से सॉल्व करने हैं, सही है ना। ये आ जाएगा 10 CR, फिर यहाँ पर लिख देंगे अल्फा एक्स की पावर 1/9 है, इसके साथ आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस आर, और बीटा एक्स की पावर -1/6 है, तो इसके साथ वापस आर आ जाएगा। तो अगर अब आप टर्म इकट्ठा करेंगे तो कोफिशिएंट्स अलग कर लें, तो 10 CR के साथ आ गया अल्फा की पावर 10 माइनस आर, फिर जैसे बीटा है तो बीटा के साथ आ गया आर, और x की पावर में आपके पास 10 माइनस r/9 आ जाएगा, और एक माइनस का r/6। तो अब आपको ऐसा r लेना पड़ेगा जिसकी वजह से ये पार्ट 0 आ जाए, तो वो आई थिंक r बराबर 4 पे आएगा। तो आपका टर्म हो जाएगा 10c4 अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों टर्म्स पे एएमजीएम इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, जो भी अपन ने ऊपर लगाई थी, a प्लस b/2 will be greater than equal to रूट ऑफ ए बी, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, ये उसी का स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बट अगेन बाइनोमियल के साथ एएमजीएम लग रही है। तो ये भी 11th क्लास का बाइनोमियल का सवाल हो गया। फिर से 11th क्लास का सवाल है, कोनिक्स का है। अब स्ट्रेट लाइन और कोनिक और सर्कल ये मिक्स आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, है ना। तो इसके अंदर इन्होंने बोला है कि एक लाइन है जो इसके पैरेलल है और हाइपरबोला का टेंजेंट है, तो अब ये बताना है क्या होगा। तो हो सकता है मे बी इस टाइप के सवाल अभी ना बने, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल के थोड़े रिलेटिवली कम सवाल पूछ के लेंदी सवाल पूछने लग गए, बट एग्जैक्ट पैटर्न हम नहीं देख सकते, पता नहीं कर सकते क्या आएगा। तो अगर इसके पैरेलल टेंजेंट है तो स्लोप तो अपना 2 ही रहेगा, है ना। अब बोल रहा है लाइन पैरेलल है और इस पे पैरेलल है, हाइपरबोला का एक टेंजेंट, तो पॉइंट बताओ क्या होगा। तो हम स्लोप का टेंजेंट लिखना जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हाइपरबोला में, टेंजेंट का y बराबर mx,
और साथ में प्लस माइनस में आ जाता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x माइनस वाई, और इक्वल टू में अगर कैलकुलेशन सही से अपन लिखेंगे तो शायद प्लस माइनस रूट 14 आ रहा है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 अगर है तो t बराबर 0 कर सकते हो आप, तो भी टेंजेंट आ जाता है। तो t बराबर 0 अगर अपन करें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x x1 बाई 4 माइनस y y1 बाई 2 बराबर 1। अब क्योंकि ये दोनों ही सेम है तो कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब आप रेशियो बराबर कर सकते हैं कि 2 को x1 बाई 4 से डिवाइड कर दिया, माइनस 1 को माइनस y1 बाई 2 से डिवाइड कर दिया, और प्लस माइनस रूट 14 को 1 से डिवाइड कर दिया। तो यहां से हमारे पास x1 की जो वैल्यू आएगी वो आई थिंक 8 बाई रूट 14 आ जाएगी, प्लस माइनस का हो सकता है पर हमें स्क्वायर करना है। और y की वैल्यू आई थिंक 2 बाई रूट 14 ऐसा कुछ आ रहा है। तो अपन स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 64 प्लस 20 बाई 14 आ जाएगा, तो आंसर यहाँ से 6 हो जाएगा। तो ये कोनिक का सवाल हो गया जिसमें हाइपरबोला टेंजेंट इन्वॉल्व था। अब 57 पे जरूर दो बातें कहूंगा। देखो 57 मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है, तो पहले 2020 तक ऐसा होता था कि जनरली एक सवाल स्टैट्स का और एक सवाल जो था वो रीजनिंग का आ जाता था। उसके अलावा चांस होता था कि सेट का या रिलेशन का मे बी आएगा नहीं आएगा। अब स्टैट्स का तो आई थिंक आएगा, है ना। दूसरा वाला रीजनिंग क्योंकि हट चुका है तो अब उसकी जगह रिलेशन का या सेट का या किसका आएगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एसओटी भी ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है। बट अगेन स्ट्रेट लाइंस के अंदर कहीं साइन रूल कॉस रूल डेल्टा ये सब लग सकता है। तो 57 अभी अपन इग्नोर कर रहे हैं, बट इसकी जगह हो सकता है सेट्स का कोई या रिलेशंस का कोई सवाल हो। 58 59 अगर आप देखोगे तो ये फिर से 11th वाली टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स जो हम बात कर रहे हैं कि ये आएगा सवाल। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिलेशंस का भी सवाल एज इट इज हमें मिल गया है। तो पहले स्टैट्स का सॉल्व करते हैं। तो x नेचुरल नंबर है 1 से 17, तो कैपिटल x वाले सेट में 1 से 17 तक सब कुछ आ जाएगा। और y जो है वो ax प्लस b है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज पर सवाल हो गया ये कि हर एक ऑब्जर्वेशन जो किसी सेट में है उसको a से मल्टीप्लाई कर दिया और b ऐड कर दिया। तो ये करने पे क्या होता है बेटा, मीन में तो सेम चेंज आ जाता है कि जैसे मान लो x का मीन है x बार और मान लो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। तो जब अपन a से मल्टीप्लाई करके b ऐड करेंगे तो ये जो y वाला सेट है इसका मीन हो जाएगा a इंटू एक्स बार प्लस बी। वेरिएंस में एडिशन अगर सब में हो तो फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ हर चीज अगर a से मल्टीप्लाई हो गई तो वेरिएंस a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन पहले 1 से 17 का मीन वेरिएंस निकाल के एक्स बार सिग्मा स्क्वायर में रख देते हैं, और फिर बोल रहा है कि ये 17 है ये 216 है, तो बताओ अब ए बी क्या होगा, है ना। तो अपन यहाँ पर इसके केस के अंदर क्या कर सकते हैं, पहले 1 से 17 का मीन निकालेंगे। तो इसके लिए अपन 1 से 17 ऐड कर देंगे, फिर 17 से डिवाइड कर देंगे। एडिशन आप सीक्वेंस सीरीज से कर सकते हो एन एन प्लस 1/2। तो वहां से आई थिंक एक्स बार 9 आ जाएगा, तो 9a प्लस बी आपका 17 हो जाएगा। रही बात वेरिएंस की, तो वेरिएंस के लिए आप फॉर्मूला अलग अलग लगा सकते हो। मैं अभी वो लगा रहा हूँ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, और माइनस के अंदर जो मीन का स्क्वायर होता है वो वाला फॉर्मूला। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर में मुझे 1 स्क्वायर से 17 स्क्वायर का सम करना पड़ेगा, तो वो सीक्वेंस सीरीज से हो जाएगा एन एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6, और नीचे एक 17 ऑलरेडी पड़ा। तो ये आई थिंक 105 माइनस 81 आ रहा है, तो ये 24 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लिख के करना। तो ए स्क्वायर 9 आ रहा है, ए पॉजिटिव बोला है तो ए 3 हो जाएगा और बी माइनस 10 हो जाएगा, और उनका सम पूछा है। तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और मीन वेरिएंस के फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो अगर आपने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स तो आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। सिमिलरली 59 जो है वो एक रिलेशन बनाना है और फिर उसके इनवर्स का डोमेन बताना है। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा रिलेशन बनाना है सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 हो, जहां एक्स वाई इंटीजर है। तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे कि क्या इंटीजर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 हो जाए। एक्स वाला जो होगा वो आर का डोमेन होगा और वाई वाला जो होगा वो उसका रेंज हो जाएगा। तो जब आप इनवर्स करोगे ना बेटा तो डोमेन रेंज चेंज हो जाता है। तो अभी जो रिलेशन आर की रेंज होगी वाई की जगह जो आएगी वही आर इनवर्स का डोमेन होगी। तो अब आप यहाँ केसेस सोचेंगे कि जैसे एक्स को अगर 0 ले लें तो वाई 1 हो सकता है, वाई माइनस 1 हो सकता है, वाई 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, नहीं 2 नहीं हो सकता वरना 8 से बड़ा चला जाएगा। तो ये x 0 पर आए, फिर आप x को 1 लेंगे तो x 1 लेंगे तब भी y 0 हो सकता है, y 1 हो सकता है, -1 हो सकता है ना, या x को -1 ले सकते हैं। तो ऐसे ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं ये सब इस रिलेशन में आएंगे। इसी तरह x को 2 लेंगे तो 2 0 2 1 2 -1, या माइनस का भी लगा सकते हैं तो -2 0 -2 1 -2 -1।
तो डोमेन में तो 0 1 -1 है ना, 1 2 ये आ रहा है, रेंज में तीन ही चीजें आ रही, 0 1 -1 y की जगह। तो आर इनवर्स जो होगा वो आर का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, आर इनवर्स का डोमेन आर का रेंज हो जाएगा। तो 0 1 -1 ये तीन ही चीजें आएगी। तो ये रिलेशन सिंपल हमें बनाने ही थे ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो ये भी 11th का है। 60 पहला सवाल है जो आई थिंक 12th का दिख रहा है, और ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पर बेस्ड है। तो ए 2 क्रॉस 2 की रियल मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 0 और 1 है, और डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो टोटल अगर आप देखोगे 2 क्रॉस 2 में, और अगर मैं सिर्फ 0 1 अपन अलाउ कर दें, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल 16 मैट्रिसेस बन सकती है। अब उसमें से वो चाहिए जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है ना। और पी क्यू में क्या है, क्यू के अंदर डिटर्मिनेंट 1 होगा और ट्रेस 2 के बराबर होगी। तो ट्रेस 2 के बराबर होने का तो एक ही तरीका हो सकता है क्यू के अंदर, कि ये 1 और 1 हो जाए, तभी ट्रेस 2 आ सकती है। अब डिटर्मिनेंट 1 है ना, तो मतलब दूसरे डायगोनल पर से कुछ नहीं मिलेगा तो 0 होगा, तो यहाँ पर 0 0 हो सकता है। या फिर अगर अपन 1 1 लें तो यहाँ 1 0 हो सकता है, या फिर अगर अपन यहाँ 1 1 लें तो यहाँ पर 0 1 हो सकता है। 1 1 नहीं हो पाएगा सेकेंडरी डायगोनल पे, तो ये तीन चीजें क्यू में आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। अब ये क्या बोल रहा है, अच्छा इफ देन था, सॉरी, तो मैंने तो दोनों को कंबाइन कर लिया। इफ डिटर्मिनेंट इज 1 तो ट्रेस 2 होगा, ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो ट्रेस को 2 होना ही पड़ेगा, है ना, और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। और फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू L2, L2 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो बोल रहा है अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट पक्का -1 होगा। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट -1 होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ये भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है पर इसका डिटर्मिनेंट तो 1 आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट -1 ही है। तो पी तो पक्का फॉल्स हो गया। क्यू में अपन को देखना पड़ेगा जितनी भी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 1 है क्या सबका ट्रेस 2 आ रहा है, जैसे 3 ये हो गई। बाकी अगर आप देखोगे, है ना, कुछ ऐसी भी होगी जिनका डिटर्मिनेंट -1 होगा, है ना, जैसे कि मान लो अगर अपन इसको ऐसे लिख दें 0 1 1 0, तो इसका डिटर्मिनेंट -1 है ना, वो हालांकि इस क्यू वाले में नहीं आएगा। मैं आपको एक बार सारी 16 मैट्रिक्स लिख के बता रहा हूँ। या 1 1 1 0 है तो इसका भी -1 आएगा, या 0 1 1 1, इन तीनों का -1 आ जाएगा। बाकी वाली सारी जीरो वाले होंगे ना, जैसे 0 0 0 0 है, या 1 1 1 1 है, टोटल 16 होगी बेटा, है ना, इन सब का 0 हो जाएगा। या मान लो ऐसे हो गया कि भाई इधर 0 0 डाल दिया तो इधर 0 1 आ गया, है ना, या मान लो 0 0 के साथ 1 0 आ गया। ठीक है, या 0 0 नीचे डाल दिया तो 0 1 ऊपर 1 0 ऊपर, ऐसा कुछ हो गया। तो इन चारों का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। इसी तरह अभी हमने टोटल 6 और 2 8 और 4 12 बना दिया है यहाँ पे, है ना, टोटल 12 बना दी। तो इसकी जगह ऐसा हो जाए, मान लो 0 0 1 1, या 1 1 0 0, है ना, या 0 0 1 1, या 1 1 0 0। तो ये टोटल 16 मैट्रिक्स है, इनमें से इन 10 मैट्रिक्स का तो सबका डिटर्मिनेंट 0 है, तीन का डिटर्मिनेंट 1 है, तीन का -1 है। तो जिनका भी 1 है उन सबकी ट्रेस 2 आ रही है। तो Q वाला ट्रू है, P वाला फॉल्स है। तो ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन हो गया। 61 वाला जो है वो डिटर्मिनेंट का हो गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन वाला, ये भी 12th क्लास हो गया। बोल रहा है इसका एक भी सोल्यूशन नहीं है। तो एक भी सोल्यूशन नहीं की क्या कंडीशन है कि डेल्टा 0 करेंगे, और डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से किसी एक को कम से कम क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो आप पहले डेल्टा निकाल लेंगे, तो डेल्टा में क्या आएगा हमारे पास, 2 -1 2 1 -2 लैम्डा 1 लैम्डा 1। तो अब आप इसको पहले 0 कर देंगे, है ना, तो वहां से लैम्डा की क्वाड्रेटिक होगी, हो सकता है एक वैल्यू आए, दो वैल्यू आए, है ना। फिर आपको डेल्टा 1 2 3 पे चेक करना है ना, और जिनको भी याद है क्रैमर्स रूल वो निकाल सकते हैं। तो ये देखना, आप बताना मुझे कमेंट्स में 61 का आंसर आ सका क्या। 62 फंक्शंस का सवाल है। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि अब ये 12th वाले सवाल यहाँ से आ रहे हैं अब सारे। तो डोमेन बताना है, तो साइन इनवर्स के लिए क्या करेंगे, जो भी चीज साइन इनवर्स में होगी वो -1 से 1 होती है। तो ये फंक्शंस का सवाल हो गया सिंपल सा डोमेन का। तो -1 से 1 के बीच में आ जाएगा ये x² + 1 ऐसा। ठीक है, अब आप यहाँ पर चाहो तो केस ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं mod x को t ले रहा हूँ क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि ये इवन फंक्शन है। mod x t लूंगा तो x² को mod x² लिख सकता हूँ। तो मैं उसकी जगह मॉड खोलने की जगह मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ ऐसा। mod x को मैंने t ले लिया। अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो वैसे तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करते, पर यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव था मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसके केस में क्या है ना, देखो आपको राइट साइड ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ट्रू है क्योंकि mod x पॉजिटिव था या 0 था, तो ये -1 से तो बड़ा ही होगा लेफ्ट साइड।
आपको सिर्फ राइट साइड ही सॉल्व करनी है बेटा। तो आप इसको सॉल्व कर लें तो इससे भी अपना आंसर आराम से आ सकता है। बात समझ में आ रही है ना आपको मेरी? आप इसको सॉल्व कर लोगे ऐसा। तो यहां से अब आप देखोगे तो जो आपकी t की वैल्यू आएगी वो -1 माइनस रूट 17/2 से छोटी, और सॉरी 1 माइनस रूट 17/2 से छोटी और 1 प्लस रूट 17/2 से बड़ी आ जाएगी। पर क्योंकि मॉड ये t की वैल्यू है तो t नेगेटिव नहीं होगा, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और सिर्फ 1 प्लस रूट 17/2 के आगे का मिलेगा। तो अगर मॉड x 1 प्लस रूट 17/2 से बड़ा है तो x 1 प्लस रूट 17/2 से बड़ा भी हो सकता है और नेगेटिव ऑफ 1 प्लस रूट 17/2 से छोटा भी हो सकता है, इसलिए आंसर ऐसा आएगा और ए हमारा ये हो जाएगा। तो अगर आपको मॉड की इनइक्वालिटी और डोमेन पता है तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सेम 63 भी है, ये लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल हो गया। कंटिन्यूस बोल रहा है बेटा, तो 1 पर जो वैल्यू आएगी आपको कुछ LHL RHL कुछ नहीं निकालना, सीधा पुट करो, सिंपल फंक्शन है। तो 1 पर जो वैल्यू आ रही है a प्लस बी बाई ई, है ना, ये सी एक्स स्क्वायर की 1 पे वैल्यू के बराबर कर देंगे। इसी तरह 3 पे जो वैल्यू आ रही है 9c, है ना, ये 3 पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2cx की जो वैल्यू आएगी इसके बराबर कर देंगे। फिर f डैश जीरो के लिए आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे जीरो पे, तो वो आएगा ए ई की पावर x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, इसमें जीरो डाल देने का है तो a माइनस बी बन जाएगा। f डैश टू में आप सी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे वो 2cx आएगा। तो अब यहां से ये लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल हो गया जहां से आप a निकाल सकते हो। तो दो इक्वेशन कंटिन्यूस बनाकर आएगी और एक इक्वेशन f डैश जीरो प्लस f डैश टू ई करने से आएगी। थोड़ा लेंथी हो सकता है बट अगेन एलसीडी सिंपल सवाल है। 64th एओडी का सवाल है बेटा, टेंजेंट बनाया है y बराबर x प्लस साइन वाई पे एट पॉइंट a कॉमा b और इसके पैरेलल आ रहा है। तो दो बातें ए बी निकालने के लिए, पहली बात तो ए बी इस कर्व पे लाई करेगा क्योंकि इस पे टेंजेंट बनाया है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। दूसरी बात, इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप निकालेंगे 2 माइनस 3/2 हाफ माइनस 0 यानी स्लोप 1 है, वो इसके dy बाई डी एक्स के बराबर कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करना है इस कर्व का, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 प्लस कॉस वाई डी बाई डी एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस कॉस वाई, तो इसमें अपन b डाल देंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस बी, ये 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से कॉस बी जीरो हो जाएगा बेटा, तो अगर कॉस बी जीरो है तो साइन बी प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो b माइनस ए की वैल्यू 1 या -1 आ सकती है। तो सिंपल एओडी का जैसे टेंजेंट का होता है हमारा सवाल वही था। 65 वापस एओडी का सवाल आ गया। तो अब ये सारे लगातार कैलकुलस के सवाल आते जा रहे हैं। px पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का जिसका मैक्सिमा 8 पर आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है 1 पे, तो मतलब f डैश 1 0 है और वहां पे मैक्सिमा आएगा जिसकी वैल्यू 8 आ रही है। इसी तरह 4 पे मिनिमा है तो f डैश 4 जो होगा वो 0 होगा। अच्छा वैल्यू सॉरी एट 2 है तो 2 पे वैल्यू 4 आएगी फंक्शन की और 2 पे मिनिमा है तो f डैश 0 हो जाएगा। तो p 0 पूछा है, तो एक तो तरीका है पूरा क्यूबिक मानो आप, तो लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, px की डिग्री 3 है तो p डैश x की डिग्री 2 हो जाएगी, और ये भी पॉलिनोमियल है जिसके रूट एक 1 है एक 2 है, तो आप p डैश x को लिख सकते हो एक लीडिंग कोफिशिएंट लगा के फैक्टर लेके k इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो k इधर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा और प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ अब दो ही वेरिएबल आएंगे, चार वेरिएबल नहीं आएंगे जो पहले आते क्यूबिक में। अब केसी निकालने के लिए एक बार f ऑफ 1 8 कर देंगे, मैंने f लिख दिया, p ऑफ लिखना चाहिए था, p ऑफ 1 8 कर देंगे, p ऑफ 2 4 कर देंगे, केसी आ जाएगा और p ऑफ 0 आपका c है तो आपको c ही बताना है। तो ये सिंपल पॉलिनोमियल का मैक्सिमा मिनिमा का सवाल। 66 जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब आप इसको कोनिक का भी सवाल मान सकते हैं, एओडी का भी सवाल मान सकते हैं। तो ये एक पैराबोला हो गया और नियरेस्ट डिस्टेंस एक लाइन के चाहिए, तो बेटा दो कर्व पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग मिलता है, तो एक ऐसी लाइन लेंगे जो पैराबोला का भी नॉर्मल है और लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो दूसरा तरीका इसको सोचने का ये हो सकता है ना। अच्छा इन्होंने नॉर्मली पूछा है तो ठीक है मैं फिर नॉर्मली लिख देता हूँ। उन्होंने बोला है कि P जो है वो सबसे नजदीक है, तो आप बताओ P पे नॉर्मल क्या होगा, मतलब यही नॉर्मल पूछा है। तो बेसिकली पैराबोला और लाइन का कॉमन नॉर्मल हो गया। तो अब लाइन का स्लोप 3 है तो लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी जो कि नॉर्मल है उसका स्लोप -1/3 हो जाएगा। तो अपन dy बाई डी एक्स करके देख लेते हैं। पैराबोला का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 2x प्लस 7 आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि भाई ये -1/3 कब होगा, है ना। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो x -11/3 आ रहा है, -11/3 ऐसा कुछ, ठीक है। तो और x -11/3 रखेंगे तो y भी आ जाएगा हमारे पास, है ना। y क्या आ जाएगा, -11/3 का स्क्वायर
7 इंटू माइनस 11/3 और प्लस में 2 आ जाएगा। तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, स्लोप हमारा जो था वो -1/3 हो गया। तो आपको पॉइंट पता है, आपको स्लोप पता है, वहां से आप इस लाइन की, इस नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये भी एओडी का सवाल हो गया, है ना। 67 लग तो एरिया अंडर द कर्व का रहा है, बट सिंपली हो सकता है ना। जैसे ये वर्टिकल एलिप्स है, तो वर्टिकल एलिप्स का स्मॉल ए यहाँ पर 2 आ रहा है, स्मॉल बी 3 आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये जो लाइंस दे रखी इन्होंने, क्योंकि मॉड एक्स मॉड वाई है तो चारों क्वाड्रेंट में बनेगा, ये भी y और x को 0 करने पे 2 और 3 से जा रहा है। तो ये बेसिकली लाइंस जो है ना, वो इसकी मेजर माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को ही ज्वाइन करेंगे। तो आपको ऐसा रीजन चाहिए जो इस रोम्बस के बाहर हो और इस एलिप्स के अंदर हो। तो अपन एलिप्स में से रोम्बस का एरिया हटा सकते हैं, है ना। तो एलिप्स का एरिया होता है पाई इंटू ए इंटू बी, और इस रोम्बस का आ जाएगा चारों ट्राइंगल का एरिया मिला के, यानी 4 टाइम्स हाफ बेस हाइट। आपको कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, अगर डायग्राम क्लियर है, एलिप्स का एरिया आता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये भी एक सिंपलर साइड एरिया का सवाल हो गया। फिर ये चीज जरूर मैं देख पा रहा हूँ कि जो पहले सवाल आते थे उसके अंदर सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं ना, हर चैप्टर का एक दो सवाल है, कोई भी छोड़ा नहीं है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गई, अब सवाल सिंपल है बट छोड़ा नहीं है। आप सिंपल वेरिएबल सेपरेशन कर दो, dy बाय y प्लस 1 हो गया, है ना। बाकी आप पार्ट उधर ले जाओगे तो माइनस cos x के साथ dx आ गया, नीचे 2 प्लस साइन x आ गया। अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, जैसे ये ln y प्लस 1 हो जाएगा, y पॉजिटिव है तो मॉड भी नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो ये माइनस का ln 2 प्लस साइन x हो जाएगा। यहाँ भी मॉड नहीं लगाना, 2 बड़ा होता है साइन x से। और कांस्टेंट के लिए अपन ln c ले लेते हैं चाहे तो इसको इधर भेज के ऐड करेंगे तो लॉग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर अपन दोनों साइड लॉग को हटा सकते हैं। तो y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स, ये c आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स जो आ रहा है ना, एट x इक्वल टू पाई, बताओ क्या आएगा। और y ऑफ पाई a दे रखा है, तो अब इनका, और y ऑफ 0 1 है, तो अब आप इसका यूज करके पहले c निकाल लो, x को 0 और y को 1 डाल देंगे तो आई थिंक c 4 आ जाएगा। फिर अब आप यहाँ पर पाई पर क्या वैल्यू आ रही है वो भी देख सकते हो, और dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी x बराबर पाई पे वो भी देख सकते हो, है ना। x बराबर पाई रख के रखेंगे या तो y शायद 1 आ जाएगा, तो वहां पे dy बाई डी एक्स भी निकाल लेंगे और पाई पे y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो ये सिंपल हो जाएगा। फिर जैसे 69 वेक्टर 3D है, तो यहाँ पर प्लेन है, अब तो शायद मेंस में प्लेन भी नहीं आता, तो अब उसकी जगह हो सकता है लाइन का सवाल है। बोल रहा है ऐसा प्लेन चाहिए जो इन दोनों पॉइंट से जा रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। अब इस लाइन को थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो ये बन जाएगी x बाय हाफ बराबर y बाय 1/3, और z हमेशा 1 है तो इसको z माइनस 1/0 ले लेते हैं। तो क्योंकि प्लेन इस लाइन के पैरेलल है और प्लेन इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये एक वेक्टर ले लेते हैं, एक लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ले लेते हैं और क्रॉस कर लेंगे तो प्लेन का नॉर्मल आ जाएगा। तो 1 2 1 और 2 1 2 को ज्वाइन करोगे तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और लाइन जो जा रही है वो 1/2 1/3 0 इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी i/2 प्लस j/3 पे जा रही है। तो अपन इसका क्रॉस कर लेंगे बेटा, क्रॉस कैसे करेंगे, आई जे के लेंगे और आई जे के बाद अपन इनका क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस हो जाएगा आई जे के हाफ 1/3 0 1 माइनस 1 1, तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। अब आपको नॉर्मल वेक्टर मिल गया, आपको प्लेन पर एक पॉइंट मिल गया, तो आप ax माइनस x1 by माइनस y1 cz माइनस z1 से प्लेन लिख के चेक कर सकते हो कौन सा पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा नहीं है, वो भी आई थिंक नीचे आ जाएगा, बाकी सारे सवाल धीरे धीरे करके दिख गए हैं ना। 70 में देखो प्रोबेबिलिटी भी दिख गया, अब आप इसको 11 12 किसी का भी मान सकते हो। बॉक्स 1 के अंदर 30 कार्ड्स हैं 1 से 30, बॉक्स 2 में 20 कार्ड्स हैं 31 से 50। बोल रहा है एक बॉक्स रेंडमली सेलेक्ट किया, उसमें से कार्ड निकाला और कार्ड नॉन प्राइम नंबर आया, ऐसा जो प्राइम नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी की बॉक्स 1 से आया है। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया, उल्टा जा रहे हैं कि भाई गिवन दैट हमने बॉक्स चुनकर एक कार्ड निकाला जो नॉन प्राइम है, अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कार्ड कहां से आया है, बॉक्स 1 से आया है। तो कैसे कैसे नॉन प्राइम नंबर आ सकता है कि हम बॉक्स 1 लें एंड उसमें से नॉन प्राइम निकालें। तो 1 से 30 में प्राइम कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। तो आई थिंक ये 10 नंबर प्राइम है, तो नॉन प्राइम बचे हुए 20 हो जाएंगे, तो 20/30 प्रोबेबिलिटी होगी।
फिर बॉक्स 2 में प्राइम कौन से हैं? 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और 47 है। तो 5 प्राइम है, तो बचे हुए 15 प्राइम नहीं होंगे। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी नॉन प्राइम की। अब इसमें जो बॉक्स 1 का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वही अब फेवरेबल केस बनेगा, तो वो ऊपर आ जाएगा। तो हाफ कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 अपॉन 2/3 प्लस 3/4। आई थिंक सॉल्व करेंगे तो ये 8/17 आ जाएगा। तो बेस थ्योरम का एक अच्छा लॉजिकल सवाल दे दिया और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आ गया। तो आई थिंक सारे ही चैप्टर्स कवर कर लेते थे उस वक्त 2020 में, है ना। और अच्छा भी लगता था तब मेंस में, है ना। और पी और सी फिजिक्स केमिस्ट्री भी एक रीजनेबल लेवल के देते थे, तो पीसीएम कंपेरेबल लेवल के हुआ करते थे। बट अभी लास्ट कुछ ईयर्स ऐसा नहीं हुआ है। इस बार कैसा होगा वो तो जब शिफ्ट आएगी तभी पता चलेगा, पहले से नहीं सोचना। इस पेपर को सॉल्व कराने का रीजन ये था कि आपको पता चल जाए कि 25 क्वेश्चंस का कैसा एग्जैक्टली आया करता था जब मेंस इस पैटर्न का था। तो मदर की रैंक निकालनी, तो अब रैंक के लिए क्या करेंगे अपन, अल्फाबेटिकली अगर अपन जमा दें, है ना। तो अल्फाबेटिकली हमारे पास मदर के अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले ई आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, ओ, आर और टी। तो पहले ई से शुरू होने वाले लेटर वर्ड देखो सारे कितने बनेंगे। तो 5 फैक्टोरियल वर्ड्स ई से शुरू होंगे। फिर ई के बाद एच आता है ना। अभी भी मदर बन नहीं रहा, शुरू नहीं हो रहा, तो इससे भी 5 फैक्टोरियल बन जाएंगे। फिर जैसे ही एम आएगा तो ये मैच कर रहा है, तो अब इसको नहीं देखना। तो अब आपके एम से शुरू होने वाले वर्ड्स में चले गए अपन। तो अब अदर बनाना है, मदर में एम तो आ गया। फिर से अल्फाबेटिकली शुरू करेंगे, एम ई से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल होंगे, उनको गिन लेंगे। फिर एम एच से शुरू होने वाले भी 4 फैक्टोरियल होंगे, उनको भी गिन लेंगे। फिर एम ओ आ जाएगा, तो ये भी बनने लग गया। तो एम ओ से शुरू होने वाले देखेंगे। फिर से अल्फाबेटिकली चलेंगे, एम ओ ई से शुरू होने वाले तो वो 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। फिर एम ओ एच से शुरू होने वाले वो भी 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। फिर एम ओ आर से शुरू होने वाले वो भी 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। फिर एम ओ टी बन जाएगा, तो इस टी को हटा देंगे। फिर से अल्फाबेटिकली शुरू करेंगे, एम ओ टी बन चुका है, तो एम ओ टी ई से शुरू होने वाले 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे। फिर एम ओ टी एच आएगा, ई के बाद एच, और ये यहाँ पे मैच करने लग जाएगा। अब फिर से एम ओ टी एच है, तो फिर अल्फाबेटिकली चलेंगे, तो ई आएगा, और अब ये तो मैच कर रहा है। और फिर आर आएगा, ये भी मैच कर रहा है। जैसे ही वर्ड बन जाएगा एक 1 ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो 309 आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल में पूछा था। उस वक्त नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी न्यूमेरिकल में, बट अब वो होती है -1। कोऑर्डिनेट का वो एक हाइपरबोला वाला ही दिखा था, ये कोऑर्डिनेट का एक और आ गया सर्कल के अंदर। तो इस पेपर में थोड़े कोऑर्डिनेट के कम है, 2 ही सवाल दिखे। बट अगर आप उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले को कोऑर्डिनेट का मान लोगे तो 3 सवाल हो जाएंगे। तो एवरेज 3-4 सवाल आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट के भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है कि ये लाइन सर्कल को कट करेगी, तो सर्कल को कट करेगी तो कॉर्ड है, तो या तो आप डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर दो या सेंटर से डिस्टेंस ले लो। जैसे इसका सेंटर आ रहा है 1,2 और रेडियस आ रहा है 1 के बराबर। तो 1,2 से अगर अपन इस लाइन का डिस्टेंस लेंगे बेटा, है ना, तो 1,2 रख देंगे, तो 10 - k/5 का मॉड। तो अगर ये कट करेगा तो ये डिस्टेंस 1 से क्या होना चाहिए, छोटा, यानी कि मॉड हटाएंगे तो -5 से 5 के बीच में आ जाएगा 10 - k। तो k आई थिंक 15 से छोटा, 5 से बड़ा आ जाएगा। तो इसके बीच में 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14 ये सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। फिर ये लिमिट का सवाल आ गया। कंटिन्यूटी का तो अपन ने भी ऊपर देखा था, है ना। लिमिट के अंदर ये सिंपल 0/0 बन रही है। जीपी से चाहो तो जीपी कर दो, नहीं तो सिंपल एलएच रूल लगा दोगे। तो 1 2x 3x स्क्वायर ऐसे बनेगा, ऊपर नीचे x की जगह 1 आएगा। तो आप 1 से n का यहाँ पर क्या कर सकते हो, सम ले सकते हो। ये 820 कर देंगे, और n नेचुरल नंबर है तो उसके हिसाब से n+1/2 बराबर 820 को सोल्व कर देंगे। इंटीग्रेशन का अलग से नहीं आया था, तो यहाँ डेफिनेट का आ गया। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द लिमिट्स लगाएंगे। तो आपके पास mod x -1 है, माइनस में x है, तो आप यहाँ पे mod ओपन करो। पहले आप इसको लिखो 0 से 1 का इंटीग्रेशन और 1 से 2 का इंटीग्रेशन। 0 से 1 में 1 बड़ा होगा, तो ये 1 - x खुलेगा, और उससे ये बाहर एक x और है, तो ये 1 - 2x बन जाएगा। और 1 से लेकर 2 में ये एज इट इज खुलेगा, x बड़ा है तो x -1 होगा, इधर x कट जाएगा, तो -1 का mod 1 बन जाएगा। तो दूसरा इंटीग्रल तो सिंपल है, पहले वाले को फिर से तोड़ना पड़ेगा हाफ पे। तो 0 से हाफ के अंदर 1 बड़ा होगा तो 1 - 2x, हाफ से 1 के अंदर 2x बड़ा होगा तो 2x - 1। इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक वेक्टर का नहीं मिला था, 3D का मिल गया था, तो वेक्टर भी आ गया।
तो हार्डली आई थिंक कोई चैप्टर बचा है। अगर आपको ऐसा लगा कि कोई चैप्टर आपको नहीं दिखा इसमें, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और पेपर लगा तो लास्ट 3-4 साल से बहुत सिंपल है, तो पता नहीं इस बार कैसा आएगा। जनरली तो अभी तक लेंदी आ रहा है, बट हाँ ये पैटर्न वैसा था इसलिए अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर है, तो स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a.b और मॉड ए स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर माइनस 2a.c, ये 8 है। तो यहां से बेटा a.b प्लस a.c ये आ जाएगा 4 माइनस 8 का आधा, ऐसा कुछ। और फिर आपको दूसरा वाला सॉल्व करना है, तो इसका भी आप स्क्वायरिंग कर दें, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस 2b के मॉड का स्क्वायर प्लस 4a.b, फिर मॉड ए स्क्वायर 2c के मॉड का स्क्वायर प्लस 4a.c। तो a.b a.c की जगह -2 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 5 यानी 10 माइनस 8, तो 2 आ जाएगा। और लास्ट में आई थिंक इन्होंने आंसर की भी दे रखी है, सॉल्यूशन मुझे पता नहीं है या नहीं, आप चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे। तो 2020 तो सैंपल है, मैं बता रहा था। बाकी अब जितने भी आप में से जिन भी जनों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो केमिस्ट्री लर्निंग पार्ट होता है, वो नो डाउट आपको डेली रिवाइज और याद करना पड़ेगा। फिजिक्स एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आप ये ट्राई करें कि जितने भी आपकी शिफ्ट में 7, 8, 10, 14 जितने भी दिन बचे, डेली एक पेपर मॉक टेस्ट के फॉर्म में डाउनलोड करके पूरा 3 आवर्स में सॉल्व करें। और उसमें जो क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं, जो आंसर्स गलत हो जाते हैं, छूट जाते हैं, उनको आप अलग से सॉल्व करें कि भाई जैसे एरिया अंडर द कर्व का सवाल गलत हो गया, तो उसके आप कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिजिक्स मैथ्स की प्रैक्टिस आप पेपर्स और पेपर्स के एनालिसिस के थ्रू करें रिमेनिंग जो भी डेज हैं। तो एक और 2020 की शिफ्ट के साथ मिलेंगे, इसमें ऐसे ही 25 क्वेश्चंस होंगे, देखेंगे वो कितनी टफ, आसान, क्या उसमें भी सारे चैप्टर थे या नहीं थे, बट उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। कोई आपकी क्वेरी हो, सजेशन हो या कोई जानना चाहें तो आप कमेंट में बताएं। और मेन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट अभी कुछ दिन पहले मैंने डाला था चैनल पे, वो भी विजिट करके देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि एडवांस तक अब वीडियोस आते रहेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।